जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, आज आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं साइंस के, जो कि 4 अंक में आप लोग के पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर यह है कि ये सभी 5 क्वेश्चन पिछले साल 2024 में और 2023 में पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर यहाँ से आपका अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आपके 8 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा कि उष्माक्षेपी यानी कि दहन, है ना। उष्माक्षेपी यानी जो उष्मा का छेप कर दे, यानी उनको हटा दे, तो उसका मतलब होता है दहन, है ना। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उष्माशोषी यानी जो उष्मा को अवशोषित कर ले, और उष्माक्षेपी यानी जो उष्मा को दूर हटा दे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दहन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे उष्माक्षेपी क्या होती है। तो उष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे कि जाड़े का मौसम चल रहा है इस टाइम, विंटर, तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने, जो गांव के निवासी हो या फिर शहर के निवासी हो, आग जरूर तापी होगी आप लोगों ने, है ना, लकड़ी जला के। तो आप लोग वहां देखते हो कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो रही है। वही उत्पाद का निर्माण तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप उसमें चाय रख दो, बैंगन आप रख दो, आलू रख दो, है ना, चोखा बाटी बना लो, तो उत्पाद भी देखो बन जाएगा, और साथ साथ उष्मा भी उसमें उत्पन्न हो रही है, जिसको आप सेक के अपना शरीर है उसको गर्मी प्रदान कर रहे हो, है ना, ठंड से बच रहे हो। तो उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भैया चोखा बाटी तो लिखना नहीं है एग्जाम में, वरना एग्जामिनर भी फिर नंबर चोखा बाटी की तरह देगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल इसका लिख देंगे बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन। अब ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो हमको प्रकृति से प्राप्त होती है ना। प्राकृतिक गैस हमारी होती है मेथेन यानी कि CH4। तो मेथेन और O2 देखो, दोनों ही प्राकृतिक गैसें हैं। इनका हम लोग क्या करेंगे? दहन करेंगे, यानी कि यहाँ पर बच्चों इसको हीट देंगे हम लोग। तो मेथेन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों कंबाइंड होकर बनाएंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस H2O आपको यहाँ मिलेगा। साथ में इसके जो उष्मा है वो मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर CH4 है, यहाँ ऑक्सीजन है। चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर CO2, यहाँ C कितने हैं? यहाँ पर C है भैया 1, यहाँ पर भी C है 1, यानी कि C हमारा पूरी तरह से बैलेंस है। H है यहाँ 4, यहाँ पर H केवल कितने हैं? 2 है। तो चलिए H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा लेते हैं 2। तो H हो गए बच्चों हमारे यहाँ पर 4, और H है यहाँ पर 4। अब आते हैं O पर। O कितने हैं? यहाँ 2, यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। तो अब ये रिएक्शन मेरी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आप लोग चाहो तो इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो। चलिए इसी का हम लोग दूसरा पार्ट की बात करेंगे, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो जाए, उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज जिसमें हमारी उष्मा का क्या हो रहा हो? अवशोषण हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों N2 + O2। देखो यहाँ पर भी दोनों प्राकृतिक गैस से हमने ली हैं, N2 फॉर नाइट्रोजन और यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो हमारा यहाँ पर NO बनना है, साथ में उष्मा हमारी माइनस हो रही है। तो यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है, बिल्कुल है। N2 है, O2 है, यहाँ पर दोनों 1-1 हैं, तो शांति से यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो O भी 2, N भी 2, और यहाँ पर भी पूरा रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा फिनिश हुआ। चलिए इसी तरह से हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है आप लोग को कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर एक टिप्पणी लिखिए, है ना। क्वेश्चन देखो एक ही रहेगा, बट इसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम अगर सीधे हो रहे होते तो फिर उनका नाम ही क्यों पड़ता है बोर्ड एग्जाम, है ना। मतलब कोई भी भरोसा नहीं है कि एक ही सिंपल क्वेश्चन को वो कैसे पलट के दे दे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन। बट एक चीज है जो इसमें कंबाइंड रहने वाली है, वो है प्रतिस्थापन। ये नाम आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन चाहे वो जैसे भी घुमाकर दे दे। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमको नाम ही से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से उसको हटा देना, उस यौगिक को अपनी जगह से हटा देना, यानी प्रतिस्थापित कर देना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हो, लिखा हुआ है
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या फिर परमाणु समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग बच्चों सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु समूह को दूसरे परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर ये इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन ना याद हो रही हो तो जो मैंने बोला आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो। कि फिर से सुन लीजिए एक बार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु को या फिर परमाणु समूह को दूसरे कार्बनिक अणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए अपने स्थान से, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, CH4 + Cl2 है ना। मेथेन में हमने क्लोरीन मिला ली, तो देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है। CH3 यानी कि देखो इसका एक H, इसका एक Cl, ध्यान से सुनना, इसका एक H चला गया तो यहाँ कितने बचे, केवल HCH3 बचा, तो यहाँ CH3 लिख दिया। और इसका एक Cl यानी CH3Cl हो गया। अब यहाँ से देखो एक Cl गायब हुआ है, यहाँ से एक H गायब हुआ है, तो दोनों ने भाग के भैया अलग शादी कर ली, तो यहाँ पर ये HCl आ गया। इस तरह से समझ में आया कोई एग्जाम्पल? इस तरह से ज़्यादा समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। तो HCl अलग बन गया, CH3Cl अलग बन गया। इसका नाम क्या होता है बच्चों? क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये तो पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्लोरीन होती है, ये मेथेन होता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है आप लोग लिख सकते हो, CuSO4 है ना प्लस Zn इज इक्वल टू, मतलब रिएक्शन बन रही है। तो यहाँ पर देखो ये Zn क्या करेगा भैया कि ये Zn हमारा जो है ये Cu को विस्थापित कर देगा इसके स्थान से, तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu2 ये मेरा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो इस Zn ने क्या काम करा, अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार में इसने आके आग लगा दी और खुद बैठ गया Cu के स्थान पर भैया, और Cu को घर से भगा दिया। तो एक ये एग्जाम्पल होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रतिस्थापन ना देके आप लोग से विस्थापन पूछ ले, तो दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो या तो इस तरह से पूछेगा या फिर लिख देगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि क्या कार्य करता है वो। तो यहाँ पर भैया देखो नंबर 1 पर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि नाम ही है भैया पाचक रस, यानी जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करे या फिर मजबूत करे, तो वो पाचक रस होता है। ये भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं नीचे बताया गया है। नंबर 1 पर होता है भैया, सबसे स्टार्टिंग करते हैं मुँह से हम लोग, तो लार, सबसे बड़ी लार आप लोग को पता होगा, थोड़े थोड़े समय पर आप लोग देखते हो कि लार आपके मुंह में आ जाती होगी, जैसे खाना खा के उठो, है ना। तो लार क्या होता है, वो भोजन को निगलने में सहायता होती है। अगर ये लार ना हो, ये गीलापन ना हो मुंह में हमारे, तो हम लोग खाने को जो है वो निगल नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना इतना सख्त होता है कि आप लोग उसको नहीं निगल पाओगे। तो ये लार क्या होती है, उस भोजन को गीला कर देती है। हमारा जो आहार नाल होता है जो पेट में जाता है सीधे, उसको ये गीला रखती है हमेशा, ताकि आप कोई भी चीज़ खाओ तो वो आसानी से बिना फंसे सीधे पेट में चली जाए। तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी ये भाग लेती है ना, यानी कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं भोजन यानी कि एक तरह से, तो ये उसको पचाने में भी सहायता करती है। लार में उपस्थित टाइलिन, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो भैया टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी जो मंड होता है हमारा, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो पेट में जाता है, उसको ये शर्करा में बदलने का काम कर देता है। कौन कर देता है, ये टाइलिन नाम का एंजाइम। तो ये होता है पहला रस आपका यानी लार। दूसरा आ जाएगा भैया जठर रस। जठर रस यानी कि जो हमारे पेट में विकसित होता है, ये कहाँ से विकसित होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यानी जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं हमारे शरीर में, उसमें से ये रस उत्पन्न होता है। तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। 3 तरह के एंजाइम होते हैं इसमें, ध्यान रखना। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मेरे शरीर में पाया जाता है, पेप्सिन तथा रेनिन ये एंजाइम होते हैं। HCl का काम क्या होता है, यहाँ पर HCl जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। यानी कि अगर इसको हम तोड़ें तो H+Cl बनेगा, अम्ल होता है, एक तरह से एसिड होता है। तो ये इसका काम भी भैया यही दिया गया है इसको, कि जो खाना आए हमारे पेट में, जो हम लोग खाएंगे, वो जो जैसे ही मेरे पेट में पहुंचता है, ये सबसे पहला काम करता है कि उसको अम्लीय माध्यम में बदलता है।
तथा भोजन के कठोर कणों को ये गला देता है। यानी जैसे कोई कर्री चीज़ आपने कभी खा ली, फॉर एग्जांपल अमरूद खाया आप लोगों ने, सेब खा लिया, या फिर कोई भी कर्री चीज़ अगर आप लोगों ने खा ली है ना, सिंघाड़ा वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले उनको ये गलाने का काम करेगा। यानी कि जैसे कोई कठिन चीज़ हो, जैसे कोई कठोर चीज़ हो, उसको आप थोड़ी देर पानी में रख दो, वो गल जाती है। मुल्तानी मिट्टी सभी ने देखी होगी कितनी ठोस आती है, आप उसको पानी में रख दो, सुबह तक बिल्कुल हलवा हो जाएगी, है ना, बिल्कुल मुलायम। तो वही काम होता है HCl का, ये कठोर भोजन को मुलायम कर देता है। उसके बाद है पेप्सिन, जो है वो प्रोटीन पर कार्यशील है। उसके बाद ये पेप्सिन की बात करें जो हम, तो ये भी प्रोटीन पर कार्यशील हो, ये प्रोटीन पर मेहनत करता है, हमारे शरीर को प्रोटीन प्रदान करवाता है और प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। यानी ये 2 एंजाइम में ये जो है पेप्सिन ये बदल देता है हमारे प्रोटीन को, यानी भोजन से मिलने वाले प्रोटीन को। तो भैया ये काम होता है हमारे जठर रस का। चलिए एक और रस है, वो भी देख लेते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा है पित्त रस, है ना। पित्त रस बोलें या फिर हम लोग इसको अग्नाशय रस बोलें, दोनों काम एक ही होता है। तो ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस, यानी जो ग्रहणी यानी जो हमारे पेट में यू आकार की आकृति होती है, उसमें से निकलने वाला अग्नाशय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। ग्रहणी मतलब जो यू शेप की आकृति होती है, आप लोगों ने अगर डाइजेशन सिस्टम वाला डायग्राम पढ़ा हो तो उसमें आपको बताया गया होगा टीचर के द्वारा, एक यू शेप की आकृति होती है जिसमें ये दोनों रस आकर के मिलते हैं। अब आके मिलते हैं तो क्या करते हैं, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग नाम बोलोगे पित्त रस, ठीक है। फिर भी जो पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय में क्षारीय बना देता है। अम्लीय माध्यम से देखो, पहले पेट में आया तो HCl उसको अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट क्यों करता है अम्लीय माध्यम में, ताकि उसको गला सके वो, है ना। गलने के बाद जब ये ग्रहणी में भोजन पहुंचता है तो वहां पर पित्त रस उसको वापस क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये पित्त रस होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पित्त रस और अग्नाशय रस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या है, ये भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यानी जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है भोजन करने के बाद, और जो पेप्टोन्स होते हैं उन पर काम करता है। ये अग्नाशय रस में ट्रिप्सोनोजन के रूप में कार्य करता है तथा क्षारीय माध्यम में भी सक्रिय होता है। यानी जब हमारे शरीर का जैसे ये भोजन जैसे ही क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होता है, उसके बाद से इसका काम शुरू होता है। नेक्स्ट है आंतरस। आंतरस क्या होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। यानी कि सब कुछ हो गया अब हमारे शरीर में, अभी जो भोजन जब आधा पच चुका होता है, तब आंतरस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अधपचे भोजन पर कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, तो सुक्रोज, लैक्टोज, मॉल्टेज आदि। यानी ये सभी एक तरह से मीठे होते हैं, शर्करा बनाते हैं हमारे शरीर में। क्लियर है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट रस जो कि हमारे पाचन सिस्टम को मजबूत करते हैं, और इन्हीं रस की सहायता से ही हम किसी भी सख्त से सख्त भोजन को आसानी से पचा पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो ये सभी रस अपना काम बहुत देर से स्टार्ट करते हैं, तब तक भोजन आपके पेट में सड़ने लगता है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। यानी मानव होता है, यानी जो नर प्रजाति होती है, उसमें वृषण के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। यानी अंडाकार आकृति के होते हैं वृषण, ये केवल नर में पाए जाते हैं। नर में एक जोड़ी वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं, जिसे वृषण कोष कहते हैं। यानी जिसमें रहते हैं ये, उनको वृषण कोष बोला जाता है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ये वही टेस्टोस्टेरोन है जिनकी सहायता से हमारे शुक्राणु हैं जो नर में वो बन पाते हैं। वृषण कोष शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। जो वृषण कोष होता है, ये हमारे जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनको शुक्राणु की उत्पत्ति करने के लिए एक उचित टेम्परेचर प्रदान करता है। यानी ना तो ज़्यादा उनको ठंडा रखता है और ना ही ज़्यादा गर्म। तो ये काम होता है हमारे वृषण कोष का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। वृषण का एक ही कार्य होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि शुक्राणु की संरचना करना, यानी शुक्राणुओं की उत्पत्ति करते रहना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। यानी कि जो घरों में वायरिंग होती है हमारी, आप लोगों ने देखा होगा उसमें व्हाइट कलर का एक फ्यूज लगा होता है मीटर के पास में, वो क्यों लगवाया जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि फ्यूज का वैद्युत परिपथ में क्या कार्य है। तो भैया दोनों क्वेश्चन ही सेम है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
वैद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। यानी जो वैद्युत परिपथ होता है हमारे घर का, उसमें फ्यूज अगर हम लोग लगा देंगे तो हमारा जो है ये सुरक्षा ही करेगा एक तरह से। जब भी कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं। क्या यहाँ पर हुआ कि जब कभी घरों में बिजली की डोरी मीन्स जो बिजली में वायरिंग हुई जो तार होते हैं, है ना, उसके दोनों तार यानी दो तार विद्युत रोधी आवरण है किसको बोला गया, जो ऊपर कवर होता है रबड़ का, है ना, जैसे येलो कलर का तार हुआ, लाल कलर का तार हुआ, तो अगर आप उन कलर को हटा दो तो अंदर केवल तांबा बचेगा यानी कॉपर बचेगा। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे को छू जाते हैं। जब वही तार एक दूसरे को छू जाएंगे अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाएंगे, दो केस होंगे, या तो तार छू जाए या फिर एकदम से आपके घर में कोई एसी चला दे, कोई वॉशिंग मशीन चला दे, फ्रिज चला दे, है ना, कूलर चला दे, बहुत सारे उपकरण, समरसेबल पंप ऑन कर दे, बहुत सारे हैवी पावर वाले उपकरण एक साथ अगर ऑन कर दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम से गिर जाता है। तो विद्युत जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से कम हो जाता है तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है। सीधी सी बात है भैया, V इज प्रोपोर्शनल टू IR होता है। तो जब प्रतिरोध कम होगा तो हमारी धारा क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा बहने लगेगी, है ना। I इज इक्वल टू V/R से, जब R कम, ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना आप लोग को, I इज इक्वल टू V/R। एक सेकेंड, ये वाला, ये देखिए, I इज इक्वल टू V/R। जब R हमारा कम तो I ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम, यही तो होता है। तो होगा क्या कि परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगेगी, इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है। तो ये परिपथ में लगे तारों में आग लग सकती है। समझ में आया फ्यूज क्यों लगाया जाता है घरों में? यानी कि जब तार आपस में टच हो जाएं या फिर एक साथ बहुत सारे उपकरण एक साथ चल रहे हो तो ऐसे केस में प्रतिरोध कम होगा, धारा बढ़ेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा यानी हीट, और ऐसे जब हीट बढ़ेगी तार गर्म होंगे तो उसमें आग लग सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है। यानी मान लीजिए कि आपका फ्रिज खराब है, यानी वॉशिंग मशीन आपकी खराब है, तो उसमें आपने जैसे स्विच ऑन करा एकदम से उसमें आप लोग देखते हो कि चिंगारी टाइप की उठती होगी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें धारा आ जाती है अचानक से। या फिर कभी बिजली वालों की गलती से कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है तो घरों के LED बल्ब और पंखे वगैरह सब फूक जाते हैं। तो उपकरण क्या होता है, इससे जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए घरों के पास आप लोग मीटर जो है आपका ग्रीन कलर की जिसमें लाइट जलती है, आप पास में जाके देखोगे तो उसी के पास में व्हाइट कलर का एक फ्यूज लगाया जाता है हर घर में, ताकि अगर ऐसे कभी सिचुएशन आए तो आपका जो है पूरे घर में आग लगने से अच्छा है कि केवल वही फ्यूज जो है वो फ्यूज ही उड़ेगा केवल, है ना। अभी आगे समझिए, देखो ये होता है हमारे घर का परिपथ इस तरह से। यहाँ पर देखो जैसे हमारा वितरण बॉक्स यानी जो मीटर लगा हुआ है, जहाँ ग्रीन लाइट जल रही है उसके जस्ट बगल में यहाँ पर फ्यूज लगाया जाता है व्हाइट कलर का, है ना। उसके बाद इस फ्यूज में से जो है वो एक लाइन निकाली जाती है और इधर से जाता है एक न्यूट्रल। तो ये दो तार आपके घर में इससे वायरिंग होती है पूरे मकान में। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक फ्यूज तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है, यानी इसमें कितनी मोटाई है तार की ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी धारा जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। जब धारा इस निश्चित परिणाम से ज़्यादा हो जाएगी, यानी जब लिमिट जो एम्पियर यानी करंट होगी जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, यानी एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो होने लगेगी, तो फ्यूज तार क्या होगा, ये गल जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके घर के जो पंखे हैं, जो बल्ब हैं, वो भैया फूकने से बच जाएंगे और विद्युत परिपथ टूट जाएगा। जब विद्युत परिपथ टूट जाएगा जिससे क्षति होने से बच जाती है, मान लीजिए यहाँ पर एकदम से जल गया तो जब ये हट जाएगा तो यहाँ से करंट आगे जाएगी ही नहीं, इसीलिए लाइन वाले में लगाया जाता है, यानी जिंदा तार में इसको बोला जाता है। तो जब यहाँ से ये परिपथ टूट जाएगा तो आगे करंट ही नहीं जाएगी, तो भैया कहाँ से नुकसान होगा। इसलिए घरों की वायरिंग में ये फ्यूज़ लगाना कंपलसरी हो गया है। समझ में आया बच्चों? तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए, ये सभी 4 अंक वाले थे। आई होप आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अब आपको एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।